ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपना टॉपिक है राजस्थान भूगोल से संबंधित है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पिछले हम वीडियो जो हमने राजस्थान भूगोल के पढ़े हैं उसमें हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अच्छे से पढ़ लिया था और उसके 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं वो भी हमने कर लिए थे। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम नोट से पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम पिछले सालों के जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको अपन हल कर रहे हैं। और ये जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैंने अपने सेकंड ग्रेड की तैयारी के अनुसार दौरान बनाए थे। तो यदि आपको इस नोट से कोई नई जानकारी मिल रही है तो अपने नोट्स में ऐड कर ले। और यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आप इस प्रकार से अपने नोट्स बना सकते हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन पढ़ेंगे आज। सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं अपन वो है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 4 जो भौतिक प्रदेश है उसमें ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को थार का मरुस्थल भी कहते हैं। अब इसके संबंधित कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहला जो है इसकी उत्पत्ति के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति नूतन महाकल्प या इसका नाम है चतुर्थ महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में हुई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से महाकल्प में हुई है, चतुर्थ महाकल्प या फिर नूतन महाकल्प, और किस काल में हुई है, तो प्लीस्टोसीन काल में हुई है। अगला सवाल यहाँ बनेगा कि थार का मरुस्थल किसका अवशेष है, तो ये तैतीस सागर का अवशेष है। पहले यहाँ पे एक सागर हुआ करता था जिसका नाम है तैतीस सागर। उसके बाद ये सूख गया तो यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हो गया। तो इस जो उत्पत्ति से जो संबंधित प्रश्न है वो है, अभी मैंने बता दिया आपको, एक तो महाकल्प, चतुर्थक या नूतन याद रखना है, काल कौन सा है प्लीस्टोसीन, और किसका अवशेष है तैतीस सागर का अवशेष है। ये 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्वी भाग का ये क्या है, विस्तार है। और अफ्रीका का भी कौन सा मरुस्थल, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, ये नाम याद रखना आपको। इस मरुस्थल का ये क्या है, पूर्वी भाग है। उसके बाद में इसका विस्तार से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक तो राजस्थान का जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है ये कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये 61.11% में फैला हुआ है। और यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं। तो यहाँ से ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल याद रखना है 61.66% जो है इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40%। और जिले कितने हैं, 12 है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पर ये नोट्स इस प्रकार से बनाया गया कि हर लाइन जो है प्रश्न बनती है एग्जाम में। तो यदि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगला पॉइंट है अपनी थार के मरुस्थल की विशेषता क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है थार का मरुस्थल जो है विश्व का जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 17वां स्थान है। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक तो थार का मरुस्थल जो है विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से और जैव विविधता की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। मतलब जनसंख्या विश्व के जितने भी मरुस्थल है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इस थार के मरुस्थल में निवास करती है। और जैव विविधता भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। परंतु अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के जितने भी मरुस्थल है उसमें राजस्थान के ये जो थार मरुस्थल इसका 17वां स्थान लगता है। तो जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से इसका पहला स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 17वां स्थान है। अगला पॉइंट, थार का मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है जो मानसून को आकर्षित करता है और ऋतु चक्र को नियमित करता है। भारत में जो वर्षा होती है ना वो राजस्थान के कारण होती है, क्योंकि यहाँ पे थार का मरुस्थल जो है वो निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, जिससे उच्च दाब से जो आर्द्र हवा है वो भारत में प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपने पढ़ा होगा। तो थार का मरुस्थल निम्न दाब का केंद्र बनेगा तभी जो है भारत में क्या होगी, वर्षा होगी। ज़्यादातर जो वर्षा है ना इसका कारण यही है भारत में वर्षा होने का। तीसरा पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें से सबसे बड़ा जो
ये भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और यहाँ पे जन घनत्व सबसे कम है। 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे कम घनत्व किसका है, वो इसी का है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि रेगिस्तान है पूरा, तो यहाँ लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं, इसलिए जन घनत्व क्या है, न्यूनतम है। इसके बाद में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कैसी चट्टानें पाई जाती है। तो चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है अवसादी चट्टानें। आग्नेय और अवसादी 2 प्रकार की चट्टानें होती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में चट्टानें कैसी पाई जाती है, अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जिसमें जीवाश्म खनिज कौन कौन से, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है आदि पाए जाते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी चट्टानें पाई जाती है और अवसादी चट्टानों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। इसके बाद में मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक में नाम है ना, विज्ञान के आधार पे भी मिट्टियों के नाम दिए गए, वैज्ञानिक विभाजन के आधार पे। तो इसका जो नाम है वो है एंटीसॉल। तो पश्चिमी मरुस्थल में मिट्टी कैसी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, मिट्टियाँ पढ़ेंगे अपन, उसमें भी और आपको बता देंगे। तो रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है एंटीसॉल। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। इस प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी नदी है। पश्चिमी मरुस्थलीय की जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है। पश्चिमी मरुस्थलीय का अगर ढाल पूछ ले तो ढाल है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम। अगर ये राजस्थान की अपन स्थिति मान ले तो इसकी जो ढाल है वो कहाँ है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, मतलब ये इस प्रकार से इसका ढाल है, किसका, मरुस्थल का। आगे बढ़ते हैं अपन। अब 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से वो अपन देखेंगे, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो सबसे पहला भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल। इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, 61.11। क्षेत्रफल यहाँ पे इस 61.11 क्षेत्रफल है, जनसंख्या 40% निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो अपन आगे पढ़ेंगे 23.3% है और जनसंख्या निवास करती है 39%। अरावली पर्वतमाला जो है 8.7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है और जनसंख्या निवास करती है 10%। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें 6.9% क्षेत्रफल है और जनसंख्या निवास करती है 11। अब इन चारों का आप देखेंगे ना, तो जितना क्षेत्रफल है उससे जनसंख्या सब में देखो ज़्यादा है। इसमें 39 है, 8.7 से 10% है, 6.9 से 11, सब में तीनों में क्या ज़्यादा है, पर इसमें जनसंख्या क्या है, कम है। क्षेत्रफल ज़्यादा है पर जनसंख्या क्या है, कम है, इसलिए इसका जन घनत्व जो है वो सबसे कम है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इन चारों में से जन घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है पूर्वी मैदानी में। पूर्वी मैदान में जो है जन घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने नोट्स में अगर चीज़ें है तो आपको उसको रिवाइज करना है, और कोई नई चीज़ मिल जाए तो उस नोट्स में ऐड करते जाओ। पहली बार तैयारी कर रहे हो तो नोट इसी प्रकार आप बनाओगे। उसके बाद में इस जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे, और इसको वर्गीकरण का मतलब है दो भागों में बांट रही, दो भागों में बांट रही है। और बांटने वाली जो रेखा है ना उसको कहते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के जो पश्चिम में है उसको तो कहते हैं शुष्क रेतीला मैदान, और इसके इधर की साइड में है, पूर्व की साइड में, उसको कहते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश के भी 2 भाग कर दिए, एक तो शुष्क रेतीला मैदान, एकदम रेत है ज़्यादा, और एक है अर्ध शुष्क, आधा शुष्क है, उसको अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो अपन देख लेते हैं। शुष्क रेतीला मैदान जो है उसके भी 2 भाग किए गए, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब जहाँ पे बालू का नहीं है, मतलब रेत के धोरे नहीं है, और एक दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त और मुक्त का ध्यान रखना। तो बालू का स्तूप मुक्त कितना है, 40% है, और कहीं कहीं आपको 41.50% भी मिलेगा, ये एग्जैक्ट है और ये राउंड फिगर में लिया हुआ है। और बालू का स्तूप युक्त मतलब बालू का स्तूप कहाँ है, तो वो 60% में है, ये 58.50। तो दोनों याद रखें आप, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में क्या क्या चीज़ आती है, हमादा आएगा, रेग, लाठी सीरीज, चांदन नलपूक, ये सब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये भी नाम याद रखना कौन सा किस में है। आक्कल गांव, जीवाश्म पार्क, कुलधरा गांव, ये सब अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है, 60% है। इसमें एक तो ईर्ग आता है, रेतीले धोरे होते हैं वो, और एक बालू का स्तूप आएंगे।
फिर हम बात करते हैं अर्धशुष्क प्रदेश में। अर्धशुष्क प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक तो गग्गर प्रदेश, एक शेखावटी प्रदेश, एक नागौर की उच्च भूमि क्षेत्र और एक गौड़वाड़ प्रदेश। गौड़वाड़ प्रदेश को लूनी बेसिन भी कहते हैं। अब गग्गर प्रदेश में एक नाम मिलता है नाली, क्या होता है आगे बताएंगे आपको। शेखावटी प्रदेश में जोहड़ है। नागौर उच्च भूमि में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जो खारा पानी जो होता है वो। और गौड़वाड़ प्रदेश में 56 की पहाड़ियाँ हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। ये सब चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ ये देखो एरो लगा के लिखा हुआ है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन कौन से। जैसे जैसे मुझे नई चीज़ें मिली मैंने अपने नोट्स में ऐड कर ली। मुक्त प्रदेश में देखो एक तो जैसलमेर आता है। जैसलमेर के कौन कौन से, पोखरण और रामगढ़ क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। बाड़मेर आता है। जोधपुर का फलोदी और शेरगढ़ क्षेत्र आता है। यहाँ पे क्या है, चट्टानी प्रदेश है। चट्टानी प्रदेश है, इसका मतलब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और सहारा मरुस्थल जो है उसमें बालू का स्तूप जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, ईर्ग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आपके। और यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है इसी बेसिन में। इसी बेसिन का मतलब कौन सा, ये जो लूनी बेसिन है उसके अंदर पचपदरा है, सनवरला है, कपराना है, ये सब क्या खारे पानी के गर्त है। खारे पानी के जो खड्डे बने हुए हैं उनको अपन को इस बेसिन में मिलते हैं। कहाँ पे, लूनी बेसिन में। नेक्स्ट अपन अभी जो ऊपर बातें की है वो अभी अपन उसको डिटेल में देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं गौड़वाड़ प्रदेश। ये किसका भाग है, अर्धशुष्क, जो अभी अपने पढ़ा था अर्धशुष्क प्रदेश का ये भाग है गौड़वाड़ प्रदेश। तो गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, देखो इसके अंदर एक तो जालोर जिला आता है। जालोर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर, ये मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। जालोर जिला, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। इसका लूनी नदी के किनारे स्थित प्रदेश, जहाँ प्राचीन काल में गौड़ राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। कौन कौन से जिले विशेष रूप से याद रखें, जालोर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। इनका लूनी नदी के जो किनारे का क्षेत्र है ना, वहाँ पे गौड़ राजपूतों का शासन था, उसको अपन क्या कहते हैं, गौड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट 56 की पहाड़ियाँ। अब 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है वो भी देख लेते हैं। 56 की पहाड़ियाँ मिलती है आपको बाड़मेर में। बाड़मेर में स्थान है सिवाना से लेकर बालोतरा। इसके बीच में 56 जो है गुबंदाकार पहाड़ियाँ है, इसको 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ गांवों के नाम मिलते हैं या कुछ पर्वतों के नाम है, वो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस 56 जो पहाड़ियाँ है इसके ऊपर एक गांव है पीपलुद गांव। इसमें क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस गांव में होती है, पीपलुद गांव में। इसलिए पीपलुद गांव जो है उसको पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, माउंट आबू में होती है। पर पश्चिमी राजस्थान में कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है पीपलुद गांव में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक नाकोड़ा पर्वत है, जहाँ पे नाकोड़ा भैरव जी का मंदिर है, और ये जैन धर्म के पार्श्वनाथ को समर्पित है। नाकोड़ा जो है बालोतरा के पास में है, तो ये नाकोड़ा पर्वत का भी ध्यान रखें। और यहाँ पे नाकोड़ा भैरव जी का मंदिर है, और ये जैन धर्म के किसको समर्पित है, पार्श्वनाथ को। और यहाँ से एक सवाल और बनता है, एग्जाम पूछा गया है, लूनी बेसिन में कौन सी मिट्टी की अधिकता है। तो एक मैदान है, कहाँ पर मैदान की अधिकता, कांप मिट्टी या कांप मैदान की अधिकता है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे, जालोर में। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में है। देखो जालोर में मुख्य रूप से ये जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक नाम है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 869 मीटर। इसराना भाकर की जो ऊंचाई है वो 838 भी मिलती है, 839 भी मिलती है। तो 38 मेरे ये गलत लगाया हुआ, क्या पता शायद गलत होगा। तो आप भी अपने पास जो भी किताब है उसके अंदर वेरीफाई कर दे 39 है या 38 है। तो ऐसा कोई भी राउंड फिगर में एग्जाम में पूछता नहीं, एक डिजिट का फ़र्क। तो 839 या 38 ध्यान रखें, 39 ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है रोजा भाकर की जो ऊंचाई ये 739 तो गलत है, 730 सही है। नेक्स्ट है सुंदा पर्वत जो है जालोर के अंदर है, इसकी ऊंचाई 530 मीटर है। और एक और नाम याद रखें, जारोला पहाड़, इसकी ऊंचाई है 588 मीटर। ये मेन जो है 5 याद रखना आपको, ठीक है। सबसे पहला है डोरा की ऊंचाई कितनी, 869। और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत है, ठीक है। उसके बाद आता है इसराना, डोरा इसराना, ऐसे याद रखो, डोरा इसराना, ये है 839, ठीक है। नेक्स्ट है रोजा भाकर
रोजा, रोजा भाकर 730। उसके बाद में झारोला, झारोला पहले आएगा, झारोला कितना 588 मीटर। और फिर आएगा सुंदा पर्वत, और सुंदा पर्वत कितना 530 मीटर। तो ये 4 पर्वतमाला आप याद रखें। सबसे ऊंची ये चोटियाँ हैं किसकी, जसवंतपुरा पहाड़ियों की। जालोर से संबंधित एक प्रश्न बनता है, नेहड़ रेल या रेला क्या है। नेहड़ रेल या रेला, ये जालोर के अंदर जो है लूनी का बाढ़ का मैदान है उसको नेहड़ रेल या रेला कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि रेल, नेहड़ या रेला क्या है। तो जालोर के अंदर जो लूनी का बाढ़ का मैदान होता है उसको नेहड़ रेल या रेला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना है, हमने गौड़वाल प्रदेश देख दिया, फिर देख ले हम नागौरी उच्च भूमि। ये अर्धशुष्क प्रदेश के सब भाग है 4 मुख्य रूप से। नागौरी उच्च भूमि क्या है, ये नागौर में स्थित अरावली से अलग, अरावली का जो भाग है उससे ये अलग एक उच्च भूमि क्षेत्र है। कहाँ पे, नागौर में स्थित है। और इसमें मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ स्थित है, मकराना श्रेणी, मांगलो श्रेणी, जायज श्रेणी। मकराना में देखो सफ़ेद संगमरमर होता है, मांगलो श्रेणी में जिप्सम पाया जाता है, और जायल जो श्रेणी है वो फ्लोराइड युक्त जल है, जिसमें जल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो नागौरी उच्च भूमि है यहाँ पे माइका शिष्ट नमकीन चट्टानें पाई जाती है। माइका शिष्ट नमकीन मतलब खारी चट्टानें पाई जाती है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। अब एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कुब्बड़ पट्टी क्या है, इसको बाका पट्टी भी कहते हैं और हॉच बेल्ट भी कहा जाता है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना, नागौर से लेकर अजमेर तक इसके मध्य जो है फ्लोराइड युक्त जो जल की पट्टी है ना, उसको क्या बोलते हैं, कुब्बड़ पट्टी भी कह सकते हैं, इसको बांका पट्टी भी कहते हैं और हॉच बेल्ट भी कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है, अजमेर और नागौर के बीच में, नागौर से अजमेर के बीच में फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉच बेल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट अपना जो प्रदेश है वो है शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश को आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश की शेखावटी को कहते हैं। अब शेखावटी के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, चूरू जिला है, झुंझुनू है, सीकर है, और इसका उत्तरी पूर्वी नागौर में ये स्थित है। मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और थोड़ा सा नागौर का उत्तरी पूर्वी भाग इसके अंदर शामिल होता है। शेखावटी प्रदेश की औसत जो ऊंचाई है वो 450 मीटर है। और शेखावटी प्रदेश का जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा में गग्गर का मैदान आता है। मतलब यहाँ पे ये जो शेखावटी प्रदेश है ना, और यहाँ उत्तर में क्या है इसका, ये गग्गर का मैदान आता है, जो हनुमानगढ़ वाला भाग है, गग्गर का मैदान। और यहाँ ये जो है वो शेखावटी प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश। इसके बाद में नागौर उच्च भूमि के ये उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नागौर उच्च भूमि है, यहाँ नागौर उच्च भूमि, इसके उत्तर में ये स्थित है। कौन, जो ये शेखावटी प्रदेश है, यहाँ नागौर उच्च भूमि है, यहाँ फिर ये शेखावटी और फिर गग्गर का मैदान है। तो ये नागौर उच्च भूमि के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट जो है वो है सांबर झील, जो है आंतरिक प्रवाह का उत्तम उदाहरण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि आंतरिक प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, वो है सांबर झील। और इस जो शेखावटी जो प्रदेश है इसकी पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है, पश्चिमी सीमा इसकी। जैसे ये मान लीजिए अपना, ये मान लो शेखावटी प्रदेश है, इसके पश्चिम में जो है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और इसकी जो पूर्वी सीमा है वो कौन बनाता है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। तो शेखावटी प्रदेश की पूर्व में तो है, पश्चिम में तो है इसके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और पूर्वी सीमा जो है वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। शेखावटी प्रदेश में जो है बरखान बालू का स्तूपों की क्या है, अधिकता है। सबसे ज़्यादा जो शेखावटी प्रदेश में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो एग्जाम में बरखान बालू का स्तूप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बरखान बालू का स्तूप क्या होता है, अब आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये नाम याद रखें नेक्स्ट पॉइंट वाले, इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए गए। मेढा या मेथा, मेंढा, रूपनगर खारी खंडेला, मेंढा, रूपनगर खारी खंडेला और बांडी का नाला, ये सब सांबर नदी में, सांबर झील में जाकर मिलती है। छोटी छोटी ये पानी की जो है सोर्स है, या फिर इसको नदियाँ भी कह सकते हैं, छोटी नदियाँ,
मेढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये नाम विशेष रूप से याद रखें, और बांडी का नाला। और कांतली नदी जो है वो राजगढ़ के निकट रेत में विलीन हो जाती है। ये सभी जो है सांबर में जाती है, और कांतली जो है राजगढ़ जो अलवर है उसके रेत में विलीन हो जाती है, और ये सभी अंतर प्रवाही क्या है, सरिताएं हैं। इसी प्रकार शेखावटी प्रदेश में कुछ लवणीय मतलब खारे पानी के गर्त भी मिलते हैं, जिनके नाम है परिहारा, ये नाम याद रखें, परिहारा, कोछोर, सुजानगढ़, ताल छापर। ताल छापर कहाँ पे, चूरू में, ताल छापर चूरू के अंदर है। तो ये सभी क्या है, लवणीय गर्त है। बालू का स्तूपों के बीच में एकत्रित जल, उसको क्या कहते हैं, सर कहते हैं। बड़े बड़े बालू का स्तूप होते हैं, उनके बीच में जल एकत्रित हो जाता है, तो उसको एक नाम दिया जाता है सर। और सर के जो उदाहरण हैं वो है जस्सू सर, सालीसर, मलसीसर और मानसर। पूछ ले सर क्या है, या जस्सू सर, सालीसर, मलसीसर, मानसर क्या है, आपको बताना। बालू का स्तूपों के बीच में जो एकत्रित जल हो जाता है, एकत्रित जल होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पति युक्त स्तूप मौजूद है। यहाँ पे जो स्तूप है रेत के बड़े बड़े, उसके अंदर क्या वनस्पति मौजूद होती है। अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। जैसलमेर साइड में इधर वर्षा कम होती है, पर शेखावटी साइड में वर्षा थोड़ी सी अधिक होती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोहड़ और नाड़ा क्या है। तो जो शेखावटी प्रदेश में कच्चे कुएँ होते हैं उनको जोहड़ कहते हैं, और पक्के कुओं को क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ से कई बार एग्जाम पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है, जोहड़ या नाड़ा क्या है। तो हमने दो कर दिए, एक तो नागौरी उच्च भूमि, एक शेखावटी प्रदेश, और गौड़वाड़ भी कर दिया। लास्ट है अपना गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान जो है ये राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। सबसे ऊपरी जो भाग है हनुमानगढ़ वाला और गंगानगर वाला, उसमें ये गग्गर का मैदान स्थित है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है, और ये गग्गर या दूसरी है वैदिक सरस्वती द्वारा निर्मित। पहले जो नदी थी ना गग्गर नदी, उसको वैदिक सरस्वती भी कहते थे। और गग्गर नदी का नाम है मृत नदी। नदियाँ हम पढ़ेंगे उसमें अभी आपको बता दूंगा। गग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है, मृत नदी भी कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, नाली क्या है। तो गग्गर नदी के पार्ट को हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। नाली से आप क्या समझते हैं, गग्गर नदी का जो पार्ट है उसको हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। आगे और देखते हैं अपन गग्गर के मैदान से संबंधित प्रश्न। बाढ़ के दौरान पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये प्रवाहित होती है। जब इस गग्गर नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये पाकिस्तान का एक स्थान है फोर्ट अब्बास, वहाँ तक भी इसका पानी चला जाता है। और ये किस तरह से चला जाता है, सबसे पहले हनुमानगढ़ है, फिर सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ होते हुए ये फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। गग्गर की एक उपसागा है जिसको दृश्यवती भी कहते हैं, जिसकी शुष्क घाटी नौहर भादरा में है। गग्गर की एक उपशाखा का नाम है दृश्यवती, और जिसकी शुष्क घाटी जो है वो कहाँ है, नौहर भादरा में, हनुमानगढ़ में। और जो गग्गर का मैदान है उसमें मिट्टी कैसी पाई जाती है, काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टियों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, तो ये ध्यान रखें कौन से प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है। और इंदिरा गांधी नहर के प्रभाव से ये जो गग्गर का मैदान है वो हरियाली युक्त हो गया है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा इसकी दक्षिणी सीमा बनती है। मतलब ये अगर गग्गर का मैदान है तो इसके दक्षिण से कौन सी रेखा निकलती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निकलती है। तो ये था हमारे 4 मुख्य रूप से उपभाग थे किसके, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था ना शुष्क रेतीला मैदान, जो मरुस्थल के 2 भाग हमने कर दिए थे। यहाँ पर मैं वापस बता देता हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ वापस देख लेते हैं अपन। इसका जो वर्गीकरण किया था हमने किसका, थार के मरुस्थल का। एक तो हमने किया था शुष्क रेतीला मैदान और एक अर्धशुष्क प्रदेश। इसके गग्गर प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि और गौड़वाड़ प्रदेश, ये हमने सब देख लिए। शुष्क मैदान के 2 भाग थे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो कि 40% है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो कितना है, 60% है। तो इसके बारे में जो भी शब्द है अपन वो वापस देख रहे हैं, जैसे कि हमादा क्या है, ये लाठी सीरीज क्या है, ये सब अपन देख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या होती है, ये जैसलमेर में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक, नाम याद रखें, नाम में कई बार कुछ नाम अलग दे देते हैं तो वहाँ से आप क्वेश्चन में मात खा सकते हो। तो जैसलमेर में कौन से स्थान है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य लगभग 60 किलोमीटर चौड़ी क्या भूगर्भीय जल पट्टी है।
भूगर्भ मतलब ज़मीन के जो खड्डे नुमा जो जल होता है उसको भूगर्भ कहते हैं। तो भूगर्भीय जल पट्टी है जहाँ पे सेवण घास पाई जाती है। तो लाठी सीरीज से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में भी कहाँ पे? पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य है क्या? तो लाठी सीरीज क्या? भूगर्भीय जल पट्टी है। नेक्स्ट है चांदल नलकूप। चांदल नलकूप को थार का घड़ा भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है थार का घड़ा किसको कहते हैं? तो थार का घड़ा कहते हैं चांदल नलकूप को। तो जैसलमेर के चांदन नामक स्थान पर स्थित है ये चांदन नामक स्थान पर, इसलिए इसका नाम क्या है? चांदन नलकूप है, जिससे कि आसपास के जल में क्षेत्र में जल की आपूर्ति की जाती है। तो चांदन नलकूप क्या है? थार का घड़ा है, और ये इससे पानी जो है बाकी वाले आसपास के क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट अपना जो बिंदु है वो है आंकल गांव जीवाश्म पार्क। तो आंकल गांव है कहाँ पे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जैसलमेर में है। जैसलमेर के आंकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क है जहाँ पे जुरासिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले। पुराने ज़माने में जो जुरासिक काल था उसकी ये प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष आपको यहाँ पे मिले हैं। ये भी ध्यान रखें। आंकल गांव कहाँ पे है? जैसलमेर में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? जुरासिक काल की जो प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके ये अवशेष आपको यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट बिंदु है अपना कुलधरा गाँव। कुलधरा गाँव भी कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुलगरा गांव कहाँ पे है? जैसलमेर में। और क्यों प्रसिद्ध है? कुलगरा गांव जो है ना, कुलगरा ग्राम, इसे डायनासोर और व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। डायनासोर के अवशेष और व्हेल मछली के अवशेष कहाँ पे मिले? कुलधरा गांव। और ये करंट का एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैक्टस पार्क कहाँ पे प्रस्तावित है? कुलधरा गांव में प्रस्तावित है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है मावट क्या है? मावट से क्या समझ? मावट से संबंधित कई बार एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर लगातार एग्जाम पूछा गया है। तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ आता है उससे हमारे यहाँ राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा होती है और इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। तो ये याद रखें आप। नेक्स्ट है पुरवैया। पुरवैया क्या होती है वो देखते हैं अपन। पुरवैया क्या होती है? ये दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, भारत के हिसाब से बता रहा है, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, जो उसकी शाखा कौन सी? बंगाल की खाड़ी शाखा है, उससे आने वाली जो मानसूनी पवनें होती है उसको क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है भारत के हिसाब से बंगाल की खाड़ी से निकलता है, जिससे हमारे राजस्थान में क्या होती है? मानसूनी वर्षा होती है, उसको पुरवैया कहते हैं। नेक्स्ट है लू। लू क्या होती है? लू तो आप सब जानते हो, ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा, इसको स्थानीय गर्म हवा भी कहते हैं। तो गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है थार के मरुस्थल में उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। नेक्स्ट अपना जो वर्ड आता है वो है बबूलिया। बबूलिया क्या है? आकस्मिक आने वाला वायु का चक्रवात, एकदम आ जाता है वायु का चक्रवात कहते हैं। अब इसमें कई बार पूछा जाता है बबूलिया में कौन सी धाराएं होती है? तो धाराओं का नाम याद रखना, सहवनी धारा। ये जब मैंने एक बार RS का एग्जाम दिया था ना, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी धारा इसके लिए जिम्मेदार है? तो ध्यान रखना सहवनी धारा इसके लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार से बबूलिया बनता है, इस प्रकार से हवा ऊपर ऊपर चलती जाती है। ठीक है, तो इसका जो ये केंद्र है ना, केंद्र में क्या होता है? उच्च तापमान होना, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और वायु दाब क्या होता है? निम्न होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। निम्न वायु दाब होता है केंद्र में, और जो परिधि होती है उसमें क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। ये था बबूलिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ये चित्र में आपको दर्शाया गया है, ये दो बालू का स्तूप है, पहला बालू का स्तूप और दूसरा बालू का स्तूप। यहाँ से पहले परिभाषा देख लेते हैं अपन। दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि क्षेत्र, निम्न भूमि मतलब नीचे वाला जो भूमि का क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झीलें, अस्थायी झील को क्या कहते हैं? प्लाया झील कहते हैं। ये सब देखो अलग अलग नाम है। देखो अस्थायी झील बनेगी उसको प्लाया झील बोलेंगे। दो बालू का स्तूपों के बीच में निम्न भूमि क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो जाता है, वर्षा का पानी। तो अस्थायी जो झील बनेगी उसको तो बोलेंगे प्लाया झील। जो नमकीन झील बनेगी उसको बोलेंगे टॉड झील। और जो दलदली क्षेत्र बनेगा वो बनेगा उसको बोलेंगे रन या टाट। और जहाँ पे कृषि की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? खड़ी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। प्लाया झील क्या है? टॉड झील क्या है? रन या टाट क्या है? और खड़ीन क्या है? तो दो बालिका स्तूपों की निम्न भूमि क्षेत्र में वर्षा का पानी एकत्रित होने से अस्थायी झील बनती है उसको प्लाया झील कहते हैं। नमकीन झीलें बनती है उसको टॉड झील कहते हैं। दलदली जो क्षेत्र बनता है उसको रन या टाट कहते हैं। और जहाँ पे कृषि की जाती है उसको खड़ीन क्षेत्र कहते हैं। ये अपन वापस यहाँ नोट्स में देख लेते हैं।
नमकीन झील को टौड़ झील कहते हैं, दलदली क्षेत्र को रन या टाट कहते हैं, और उसमें की जाने वाली कृषि को खड़ीन कहा जाता है। और ये जितने भी वर्ड है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कौन से राज्य में, राज्य पूछे राजस्थान, और राजस्थान के किस क्षेत्र में है तो पश्चिमी प्रदेश में, और जिला पूछे तो जैसलमेर आपको बताना है। भी खड़ीन क्या होती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जैसलमेर में प्राचीन काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि जो है वो खड़ीन कृषि कहलाती है। तो जैसलमेर क्षेत्र में प्राचीन काल में जो पालीवाल ब्राह्मण जो खेती करते थे विशेष प्रकार की, उस खेती को क्या कहते हैं या कृषि को क्या कहते हैं, खड़ीन कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार। राजस्थान में मरुस्थल का कौन कौन सा प्रकार है। पहला है हमादा। हमादा जैसे आप क्या समझते हो, जो पथरीला और चट्टानी जो मरुस्थल है ना उसको हमादा कहते हैं। रेग से क्या समझते हो, मिश्रित मरुस्थल जो होता है उसको रेग कहते हैं। और ये जैसलमेर के रुद्रवा में और रामगढ़ क्षेत्र में पथरीली संरचना है। ईर्ग क्या होता है, संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल, मतलब पूरा रेतीला जो मरुस्थल है ना उसको ईर्ग कहा जाता है। अब बालू का स्तूपों से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो बालू का स्तूप भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसके उदाहरण या इसके अन्य नाम है रेखीय या शीप। शीप भी पूछा जा सकता है कि किस बालू का स्तूप का प्रकार है, अनुदैर्ध्य का है, अलग है। ये पवनानुवर्ती या इनको देशांतरी बालू का स्तूप भी कहते हैं। पवन की दिशा जो है इसमें पवन की दिशा के अनुदिश ये बालू का स्तूप बनते हैं, इसलिए इनको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। इसमें विशेष रूप से ये नाम याद रखें आप, सीप और अलब। नेक्स्ट पॉइंट है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप है। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से, अनुदैर्ध्य, जो जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण गंगानगर, बीकानेर आदि में पाए जाते हैं। जिलों के नाम याद रखें। एक क्वेश्चन ये कभी आया तो नहीं है पर आ सकता है, जो या इन जो बालू का स्तूप है इनके बीच में जो मार्ग बनाया जाता है ना आवागमन के लिए, उनको क्या कहते हैं, घासी कहते हैं, घासी। ये भी एक प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखें। और जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का जो उदाहरण है वो क्या है, शीप है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें ऊपर लिखी हुई है मेरे, वो भी मैं बता देता हूँ। उर्मिकाएँ। उर्मिकाएँ क्या होती है, वायु के प्रभाव से जो रेत पर बनी लहरें होती है ना, वायु का प्रभाव, वायु चलती है ना तो रेत पर लहरें बन जाती है, उनको उर्मिकाएँ कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पे, जैसलमेर में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं, जोधपुर में। देखो सबसे ज़्यादा तो कहाँ है, जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। और बालू का स्तूप जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय कब होते हैं, ये मार्च से जुलाई के बीच में होते हैं। इनका जो स्थानांतरण होता है, जिसको ऐसा कुछ वर्ड है दिमाग में नहीं आ रहा, मार्च से जुलाई तक होता है, उसको बालू का स्तूप जो है सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। मतलब बालू का स्तूप एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। मरुस्थल का मतलब कि प्रसार होता है मार्च से जुलाई के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसको समकोणीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये क्या होता है, पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं। वो तो अनुदैर्ध्य तो उसके समांतर बनते हैं, और ये क्या बनते हैं, लंबवत या समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। मतलब पवन यहाँ जा रही है तो ये क्या होता है, ऐसे इस प्रकार से बनते हैं। ये मान लो ये इस प्रकार से लंबवत है ना, ये अवरोध है, ये इस प्रकार से बनेंगे। इसमें जो पवन मुखी ढाल होता है, जिस तरफ पवन चल रही है, पवन मुखी ढाल तो होता है मंद, और पवन की विपरीत जो ढाल होता है वो होता है तीव्र। इसका उदाहरण है बरखान। बरखान एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। और ये बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, ये बालू का स्तूप जो है रावतसर जो है हनुमानगढ़ में है, बालोतरा बाड़मेर जिले में है, पोखरण जैसलमेर में है, लूण कणसन बीकानेर में, सीकर झुंझुनू और नागौर यहाँ पे विशेष रूप से पाए जाते हैं। देखो एक रावतसर नाम याद रखें हनुमानगढ़ में, बाड़मेर का बालोतरा, जैसलमेर का पोखरण और लूण कणसर बीकानेर का, ठीक है। इसके अलावा सीकर झुंझुनू और नागौर यहाँ पे ये बालू का स्तूप विशेष रूप से पाए जाते हैं। कौन से, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं, जो वायु की जो दिशा होती है ना, पवन की दिशा, उसके ये लंबवत बनते हैं। नेक्स्ट है बरखान। बरखान या बरछान भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये वायु के चक्रवात के कारण बनने वाले अर्धचंद्राकार सर्वाधिक गतिशील है। सबसे ज़्यादा गतिशील कौन से, यही है बालू का स्तूप है, जो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है। मरुस्थल का सबसे बड़ा कारण जो है कौन सा बालू का स्तूप है, तो ये आपको याद रखना, बरखान बालू का स्तूप है। इसमें पवन मुखी जो ढाल होता है वो तो होता है उत्तल, और पवन विमुखी ढाल क्या होता है, अवतल।
ऐसे प्रश्न पूछे तो नहीं गए, फिर भी आप याद रखो क्या बार अभी ये एग्जाम जो है बहुत डीपली पूछने लगे। पवन मुखी ढाल तो है उत्तल, पवन विमुखी ढाल है अवतल। और ये ध्यान रखना अर्धचंद्राकार होते हैं कौन से, बरखान, और सर्वाधिक गतिशील भी है। कहाँ पाए जाते हैं, चूरू का भालेरी क्षेत्र, बीकानेर का देशनोक और जोधपुर का ओसिया। यहाँ पे बरखान जो है प्रसिद्ध है। कहाँ भालेरी चूरू, देशनोक का बीकानेर, ओसिया का जोधपुर। यहाँ के बरखान जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपने जो है वो है शप्र काफिज, ये बालू का स्तूप का नाम है। ये छोटी जो झाड़ियाँ होती है ना उसके सहारे बनने वाले बालू का स्तूप है। और ये जो संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाने वाले सबसे छोटे बालू का स्तूप है। तो सबसे छोटे बालू का स्तूप कौन है, शप्र काफिज है। फिर तारा बालू का स्तूप, नाम से ही पता चल रहा है ये बालू का स्तूप जो तारे के समान दिखाई देते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पोखरण और मोहनगढ़ जैसलमेर में, और गंगानगर के सूरतगढ़ में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पैराबोलिक, संपूर्ण राजस्थान में संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप है, नाम याद रखें। बरखोनोट्स भी कहते हैं, दूसरा नाम बरखोनोट्स है जिसको अंडाकार भी कहते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप है, शप्र काफिज बालू का स्तूप जो हमने ऊपर देख लिया है। इसके अलावा एक बालू का स्तूप होता है पैराबोलिक एक बालू का स्तूप। इसकी जो आकृति होती है वो होती है महिलाओं का जो हेयर पिन होता है ना, बालों में लगाने वाला पिन, उसके आकृति जैसा ये होता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। और पवनमुखी ढाल इसका अवतल होता है और पवन विमुखी ढाल इसका उत्तल होता है, और ये सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये था हमारा पहला जो भौतिक प्रदेश था जिसका नाम क्या था, मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहला हमने अभी पढ़ा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। और ये बड़ा भी था। तो आज के इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी वाले बालू का स्तूप करेंगे। ये सबसे बड़ा बालू का स्तूप था, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा है आज। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी वाले भौतिक प्रदेश करेंगे। तो आज के हमने भौतिक प्रदेश एक पढ़ा है हमने, सबसे पहला वाला, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव जो है उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।